हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेखा शास्त्र के अध्याय 4 के 4.15 बैंक संबंधी व्यवहारों की नकल प्रविष्टियाँ को बताने वाला हूँ। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। और ये इस अध्याय का अंतिम पॉइंट है। इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की संख्या है 8 से लेके 14 तक के हैं। तो 8 से 14 तक के तो हम लोग सभी एग्जाम्पलों को नहीं देखेंगे। अगर आपको लगता है कि सारे एग्जाम्पल बताने लायक है या बताओगे, अगर आप कहते हो तो मैं आप बता दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल उठाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है और इसके बाद अगला अध्याय भी शुरू करना है। और आप लोगों के जो अभी त्रैमासिक पेपर होगा उसमें 7 से 8 अध्याय तक के प्रश्न आने वाले हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, बैंक संबंधी व्यवहारों की नकल प्रविष्टियाँ, है ना, तो ये कहना क्या चाह रहा है तो ये जान लेते हैं। तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बैंक संबंधी व्यवहारों से आशा ऐसे व्यवहारों से है जो बैंक तथा व्यवसायी के बीच संपन्न होते हैं। वर्तमान युग में व्यवसायिक क्रियाओं का संचालन बैंकों के सहयोग पर निर्भर है। यही कारण है कि आज प्रत्येक व्यवसायी अपना खाता एक बैंक या एक से अधिक बैंकों में रखता है। इन खातों में वह व्यवसाय की आय को जमा करता है तथा समय समय पर अपने व्यावसायिक खर्चों के भुगतान हेतु रकम को निकालते रहता है। इस तरह बैंक और व्यवसायी के बीच प्रतिदिन अनेक व्यवहार होते रहता है ना। व्यवहार से मतलब लेन देन होते रहता है, कह रहे हैं। अतः इन व्यवहारों का लेखांकन आवश्यक है। और लेखांकन होता ही है। लेखांकन किस में होता है? जो आपके पास जो बैंक खाता होता है उसमें लेखांकन होते रहता है ना। प्रिंट जब कराते हो ना, तो प्रिंट कराते हो तो जो आपका खाता है उसमें प्रिंट होता है। और प्रिंट होता है मतलब आपके पास रिकॉर्ड है कि आपने कितना पैसा जमा किया, कितना पैसा निकाला। यही क्या कहलाता है? लेखांकन कहलाता है। समझ में आ गया? इसके बाद बैंक खाता में आते हैं। देखो यहाँ पे क्या क्या है, बैंक में मुख्यतः 3 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। अब यहाँ पे स्पष्टली 3 कह दिया है, लेकिन मैं 4 कहूँगा इसे। देखो, एक तो होता है चालू, दूसरा होता है बचत खाता, तीसरा होता है आवर्ती खाता और चौथा होता है सावधि जमा खाता, है ना। यहाँ पे जो सावधि जमा खाता है इसका नाम यहाँ पे स्थायी जमा खाता दे दिया गया है। तो 4 खाता खोले जाते हैं मुख्य रूप से, मैं कहूँगा। अब मैं इन चारों खाताओं के बारे में बता देता हूँ। सबसे विशेष खाता ना, हम लोग ये जो चालू खाता है इसको कहते हैं। ठीक है, चालू खाता को हम विशेष खाता कहते हैं। यही हमारा क्या है, व्यावसायिक खाता भी होता है। इसमें आप जितना चाहो उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये लिमिटलेस वाला खाता है। शुरू में भी मैंने आपको बताया था ना कि चालू खाता लिमिटलेस वाला है, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना चाहो उतने बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसमें ब्याज जो राशि है वो नहीं के बतौर है। ब्याज राशि इसमें नहीं के बतौर। जैसे बचत खाता में क्या होता है, बचत खाता में हम पैसा रखते हैं ना, तो पैसा रखते हैं तो बचत खाता में हमें ब्याज मिलता है। अभी वर्तमान में एसबीआई के जो खाता है उसमें ब्याज जो है 2.7 है। 2.7 का मतलब है 1 लाख में 2700 रुपया आपको एक साल में ब्याज मिलेगा, जो ब्याज जो है हर 3-3 महीने में मिलते रहता है। ये बचत खाता का काम है। जबकि चालू खाता में ऐसा कोई मतलब ब्याज तो है लेकिन बहुत कम है। और चालू खाता को हम व्यवसायिक खाता भी कहते हैं और इसमें ट्रांजेक्शन लिमिटलेस है, मतलब एक दिन में आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। जबकि बचत खाता में ऐसा नहीं है। ये जो बचत खाता है इसमें आप ट्रांजेक्शन जो है ये लिमिट के हिसाब से, महीने के हिसाब से होता है, दिन के हिसाब से होता है। दिन में आप 1 बार यूज कर सकते हो, 2 बार यूज कर सकते हो। अधिक करोगे तो आपसे चार्ज लिया जाएगा। ऐसा भी है बचत खाता में, है ना। महीने में 5 बार 10 बार आप यूज कर सकते हो। इस तरीके का खाता जो है ये बचत खाता है। तो चालू खाता बचत खाता में आपको समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद जो यहाँ पे स्थायी खाता का है ना, स्थायी खाता, इससे पहले हम आते हैं आवर्ती खाता, जिसे हम आरडी अकाउंट कहते हैं। ठीक है, आवर्ती अकाउंट पे आते हैं। आवर्ती खाता, आवर्ती खाता क्या होता है? यहाँ पे मुख्यतः 3 खाता है बोला है, आप लोग 3 ही खाता लेना, लेकिन मैं आपको ये आवर्ती खाता के बारे में भी बता देता हूँ। आवर्ती खाता क्या है? ये एफडी का छोटा रूप है, समझो। एफडी में क्या होता है, जो सावधि जमा खाता है ना, अब यहाँ पे मैं सावधि लिख देता हूँ, या फिर उसी को हम स्थायी खाता, यहाँ पे स्थायी खाता नाम दिया है, मैं यहाँ पे सावधि ही लिख देता हूँ। आप लोगों ने आवर्ती और सावधि जमा खाता के बारे में कक्षा 10वीं में गणित में पढ़ा भी होगा ना। तो कक्षा 10वीं में एक तो आरडी है, एक तो एफडी है ना, तो आवर्ती और सावधि, तो इन दोनों खातों के बारे में पढ़े भी होंगे। तो ये जो आवर्ती खाता है
ये आवर्ती खाता क्या है, पैसे को आप जमा करते हो तो इसमें जो ब्याज राशि है, जितना आवर्ती में रहेगा उतना ही सावधि में रहता है, दोनों में ब्याज राशि सेम है। ब्याज राशि इसमें जैसे बैंक चला रहा है ना कि जमा करके आप लंबे टाइम से पैसा रखोगे तो आप आवर्ती या सावधि जमा खाता ही खुला के रखोगे, ठीक है। तो इसमें जो ब्याज राशि है ये 6% से, मतलब 6% से ऊपर होता है। 1 लाख में 1 साल में जब रखोगे तो 6,000 मिलेगा। देखो बचत खाता से ज़्यादा मिल रहा है ना, लेकिन आवर्ती जमा और सावधि में दोनों में बराबर ब्याज राशि मिलता है। बस अंतर ये है कि आवर्ती जमा खाता में आप हर महीने पैसा जमा करोगे, हर महीने आप क्या करोगे, 1,000 रुपये आप जमा कर रहे हो, इस तरीके से आप हर महीने में 1,000 जमा कर रहा हूँ कहोगे, तो ये क्या कहलाता है, आवर्ती खाता कहलाता है। जबकि सावधि जमा खाता क्या होता है, सावधि जमा खाता जो है एक बार में, जैसे कि आपने ये जो आवर्ती है 3 साल के लिए जमा करने के लिए आपने निर्धारित किया है ना आवर्ती में, तो 3 साल तक के आप 1,000 रुपये हर महीने जमा करो। जबकि सावधि जमा खाता में क्या होगा, जो 3 साल में आप पैसा जमा करो, कितना 36,000 जमा होगा ना, एक बार में ही आप क्या कर दोगे, जमा कर दोगे एक बार में। सावधि में सीधा एक बार में जमा किया जाता है, और आवर्ती में हर महीने आपको क्या करना है, ये 36,000 जो है, ठीक है, इसको हर महीने 1,000 रुपये के रूप में जमा करना होता है। ये आवर्ती जमा खाता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेनिफिट किस में है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको खुद समझ जाना है ना कि किस में बेनिफिट होगा। देखो आवर्ती जमा खाता क्या है, अगर आप 3 साल के लिए आवर्ती जमा खाता खुलवाते हो तो आवर्ती जमा खाता को आप बीच में कैंसिल भी कर सकते हो। कैंसिल करोगे तो आपको जितना, मतलब जितने समय तक आपके अकाउंट में पैसा रहेगा और जो जितना राशि जितने समय तक जमा किए हो उनका ब्याज राशि आपको मिल जाएगा। जबकि सावधि जमा खाता में आपने 3 साल के लिए जमा किया है, तो 3 साल के लिए जमा किया है तो 3 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। उसके पहले अगर तोड़ाते हो तो जो 36,000 है ना वो कट जाएगा, आपको आधा ही मिलेगा, ठीक है, 18,000 ही मिलेगा, मतलब आपका 18,000 का इसमें लॉस हो जाएगा। तो इसलिए ना बहुत कम लोग जो है ये सावधि जमा खाता खुलाते हैं। सावधि जमा खाता मतलब स्थायी जमा खाता वही लोग खुलवाते हैं जो, मतलब जिनके पैसे के आवक हमेशा रहता है और उनको लगता है कि मैं 3 साल तक अपने पैसे को नहीं निकलवाऊंगा, वही लोग इस खातों को चलाते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो जो आवर्ती जमा खाता है इसी को चलाते हैं, ठीक है। और चलो ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है, आगे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये जो मैंने अभी बात बताई ना, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो आपको इसको अब अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए जो क्या बोलते हैं, बैंक संबंधी व्यवहारों के जो नकल प्रविष्टि बनेगा ना, ये कैसे बनेगा, तो अब इनको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बैंक में नगद रुपया जमा करने पर, जब आप नगद रुपया जमा करोगे तो देखो बैंक खाता, ठीक है, बैंक खाता ये हो गया, डेबिट हो गया है ना, अंग्रेजी में आप इसे DR देखो लिखते हैं, डेबिट हो जाता है, ठीक है। हिंदी में इसे वीक, इसको पूरा क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे वीक बस लिखा हुआ है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डेबिट ही है, हम लोग डेबिट के नाम से पढ़ते हैं, जहाँ में जमा है ना, तो बैंक ये खाता हो गया। इसके बाद क्या है, रोकड़ से, तो हमेशा 2 पक्ष होंगे, याद है ना आपको, एक पक्ष है जो क्रेडिट को दर्शाता है और एक पक्ष डेबिट को दर्शाता है। तो बैंक खाता मतलब ये अगर डेबिट को दर्शा रहा है तो डेफिनेटली है कि ये जो रोकड़ खाता से कह रहा है तो क्रेडिट के साइड में जाएगा, है ना। आगे जब प्रश्न रहेगा तो उस समय ये क्लियर हो जाएगा। और ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे बहुत से पॉइंट है जिनको हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। और एक जो है, जैसे पहला ऊपर वाला जो है ये डेबिट को प्रदर्शित करेगा तो नीचे वाला डेफिनेटली क्रेडिट को प्रदर्शित करेगा ही करेगा। जैसे 2,000 रुपये आपने क्या किया, डेबिट के पक्ष में लिख रहे हैं, 2,000 रुपये आपने कहीं पे खर्चा किया। डेबिट का मतलब क्या होता है, आपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाला या फिर कहीं से लिए, खर्चा किए, है ना, खर्चा कर रहे हो, तो ये इसको दर्शाता है, कुछ सामान खरीद रहे हो तो ये पूरा डेबिट के पक्ष में आएगा। लेकिन वो पैसा कहाँ से आया, तो आप बताओगे कि क्रेडिट अकाउंट से, है ना। तो क्रेडिट अकाउंट क्या है, रोकड़ खाता से। देखो यहाँ पे रोकड़ खाता से तो क्रेडिट अकाउंट है, तो 2,000 जैसे DR के पक्ष में रहेगा तो CR के पक्ष में भी कितना रहेगा, 2,000 रहेगा ही रहेगा। आपको पता है ना, दोनों साइड में 2,000 होगा ही होगा। तो यही है, बैंक खाता ऊपर को दर्शाएगा जो डेबिट को दर्शाएगा, और जस्ट नीचे में क्या रोकड़ से कह रहा है, मतलब ये क्या है, डेबिट को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है ये टॉपिक। अब देखो यदि इस रुपया स्थायी जमा खाता में जमा करना है, स्थायी जमा खाता में जमा करना है ना, तो स्थायी जमा खाता में जमा करना है तो देखो लिखोगे क्या, स्थायी जमा खाता लिखोगे हिंदी में, अंग्रेजी में अगर आप इसको लिखते हो तो फिक्स डिपॉजिट लिखोगे, है ना।
तो फिक्स डिपॉजिट अंग्रेजी में लिखा जाता है, और देखो खाता को हम क्या कहते हैं, अकाउंट बोलते हैं, इसलिए हर बार देखो एसी यहाँ पे लगा रहता है। अंग्रेजी में जब भी आपको एसी दिखाई देगा इसका मतलब होता है अकाउंट। अकाउंट को इस प्रकार से लिखा जाता है, ए ऑब्लिक ए, इसके बाद स्लेश कर दिया जाता है और सी लिख दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो स्थायी जमा खाता है ये किसको प्रदर्शित करेगा, डीआर, डेबिट अकाउंट को, ठीक है। और रोकड़ खाता किसको प्रदर्शित करेगा, जमा कर रहे हैं भाई, तो रोकड़ खाता से क्या हो रहा है, पैसे के रूप से क्या हो रहा है, जा रहा है खाते में, क्रेडिट साइड में जा रहा है, इसलिए ये किसको प्रदर्शित करेगा, क्रेडिट। और ये जो है, ये नाम जो है, ये जो नाम है उसको नीचे में लिख दिया जाता है, बस इतना समझना, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये नीचे में, ये हर बार ऊपर के जो टॉपिक है उसको क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम मुख्य पक्ष जो है हमारे दो ही होते हैं, इन दोनों को ही हम पढ़ रहे हैं, जो एक क्रेडिट को दर्शाएगा, एक डेबिट को दर्शाएगा। देखो अब दूसरा को, तो जो दूसरा है ये क्या है, ग्राहक से प्राप्त चेक कह रहे हैं ना, तो ग्राहक से प्राप्त चेक एक बनेगा, और एक क्या है, एक है बैंक ड्राफ्ट आदि बैंक में जमा करना। तो देखो ये रहा चेक ड्राफ्ट बैंक में जमा करना एक हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अल्प विराम का निशान है ना, इसलिए दो है। तो एक ग्राहक चेक से प्राप्त हुआ कह रहा है, और एक है बैंक ड्राफ्ट है ना, इसके लिए जमा किया कह रहा है। तो देखो बैंक खाता है ना, बैंक खाता, और ये कि इसको प्रदर्शित करेगा, बैंक खाता डेबिट अकाउंट की, क्रेडिट अकाउंट को, डेबिट अकाउंट को, ठीक है, डेबिट अकाउंट को प्रदर्शित करेगा। और ये जो ग्राहक खाता है ये किसको प्रदर्शित करेगा भाई, क्रेडिट अकाउंट को प्रदर्शित करेगा ना। और ये तो नाम है, ये जो नीचे में दिया है ये हेडिंग वाला होता है। फिर इसी तरीके से देखो दूसरा क्या है, चेक, देखो जब चेक प्राप्त होने की तिथि पर जमा नहीं किया जाता है तब, तो यहाँ पे क्या करोगे, रोकड़ खाता लिखोगे, फिर ग्राहक से ग्राहक के खाता लिखोगे, ठीक है। ये ऊपर डीआर अकाउंट को प्रदर्शित करेगा, और नीचे वाला किसको प्रदर्शित करेगा, सीआर अकाउंट को, ठीक है, क्रेडिट अकाउंट को। फटाफट देखते हैं इन सभी को। अब इसके बाद देखो दोनों वाला हो रहा है ना, यहाँ पे चेक, ध्यान देना, तीसरा जो है ये टॉपिक जो है, जब चेक प्राप्त होने की तिथि के बाद किसी तिथि पर जमा किया जाता हो तो, है ना, जमा किया जाता है, चेक प्राप्त होने के बाद किसी तिथि पर जमा किया जाता है, तो यहाँ पे बैंक खाता पहले लेना है, फिर रोकड़ खाता से लेना है, ठीक है। आगे मैं इसको समझाते चलूँगा, ये लगातार मैं समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में तो आ गया होगा, एकदम डिटेल से जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो व्यापार हेतु बैंक से रुपया निकालना, ठीक है। रुपया निकालने का मतलब क्या है, रोकड़, है ना, तो रोकड़ खाता से, इसे हम कैश अकाउंट कहते हैं अंग्रेजी में। और ये क्या है, डीआर, ठीक है, डीआर अमाउंट मतलब राशि है, ठीक है, डेबिट अकाउंट, डेबिट राशि है। फिर बैंक खाता से, ये किसको प्रदर्शित करेगा, सीआर को, तो एक ऊपर डीआर को और नीचे वाला सीआर को प्रदर्शित करेगा, है ना, बैंक खाता से निकालना। इसके बाद देखो चौथा, फटाफट देखते हैं सारे को, इसमें टोटल 12 है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। निजी व्यय हेतु बैंक से रुपया निकाला गया, तो निकालने की बात कर रहे हैं, मतलब आहरण है ना, पर आहरण तो देख सकते हो यहाँ पे आहरण कह रहा है, फिर कहाँ से निकाल रहा है, बैंक खाता से, तो बैंक खाता की ओर क्रेडिट चला जाएगा, ठीक, इस तरीके से। मतलब जो काम पहले होगा वही काम ऊपर में लिखा जाएगा, और जो काम जहाँ से हो रहा है उसको नीचे में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि ऊपर डीआर है और नीचे सीआर है, ठीक। तो मैं हर में अब नहीं बताऊँगा। चलो आगे देखो, चेक द्वारा भुगतान किया गया हो, तो चेक द्वारा किसको भुगतान कर रहे हैं भाई, यहाँ पे नाम क्या दिया, जैसे कि एग्जांपल ले लिया है राम, तो राम को कर रहा है, तो नाम का नाम लिखना है, और फिर कहाँ से निकाल रहा है, बैंक खाता से, है ना, तो बैंक खाता से निकाला जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया है, चलो इसको भी फटाफट आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, वेतन के लिए, तो वेतन लिखोगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे व्यापारिक व्ययों का चेक से भुगतान किया गया हो, तो इसकी बात कर रहे हैं ना, तो चेक से, तो एग्जाम्पल क्या दिया है, व्यापारी, तो यहाँ पे व्यापारी हो गया, और कहाँ से निकल रहा है, बैंक खाता से। इसके बाद देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तीसरा पॉइंट में, खरीदे गए माल का चेक से भुगतान किया गया, तो भाई किया गया कह रहे हैं, मतलब कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो क्रय खाता बनेगा ना, आपको पता चल गया, क्रय खाता कहाँ से, बैंक खाता से। तो हर के नीचे में देखो बैंक खाता आ रहा है, सिर्फ ऊपर में जो प्रोसेस हो रहा है बस हम उसको लिखते जाएंगे। देखो खरीदी गई, यहाँ पे क्या है, संपत्ति के चेक से भुगतान, चेक से भुगतान कर रहे हैं, किसकी क्या चीज़ खरीदा है, संपत्ति, तो संपत्ति खाता, नीचे में क्या लिखोगे, बैंक खाता, ठीक है। अब आगे देखो, बैंक से ऋण लिया गया, तो बैंक से ऋण लिया गया, तो इसको क्या लिखोगे भाई, बैंक से ऋण लिया गया मतलब ऋण मतलब कर्जा लिए हो, तो भाई पैसा ग्रुप में आएगा तो रोकड़ बोलोगे ना, तो रोकड़ खाता ये रहा, और कहाँ से लिए गया है, बैंक से, ठीक है, तो बैंक वाले साइड क्रेडिट की ओर जाएगा। आगे देखो, नगद साख ऋण दशा, तो नगद साख ऋण की दशा में कह रहा है, तो भाई पैसा निकाल रहे हो ना, पैसा ले ही रहे हो, ये रहा, और कहाँ से, फिर से बैंक ऋण खाता लोगे,
ठीक है। इसके बाद सातवां देखो, सातवां है बैंक द्वारा ऋण पर ब्याज लगाया गया, तो ब्याज खाता निकालोगे फिर बैंक से लिया गया, ठीक है। बैंक द्वारा बैंक व्यय वसूल किया गया कह रहा है, तो बैंक व्यय खाता बनाओगे, नीचे बैंक खाता से। ये आपको समझ में आ रहा है ना, हर बार देखो नीचे में बैंक खाता आ ही रहा है, ऊपर में जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं। बैंक द्वारा जमा राशि पर ब्याज दिया गया, तो भाई बैंक द्वारा जमा राशि है तो कहाँ पे जमा था पैसा, बैंक खाता में है ना, तो बैंक खाता लिखोगे और ब्याज खाता से दिया जाता है। तो ब्याज खाता जो है मतलब ब्याज जो है मैंने बताया ना कि साल में आपको हर 3-3 महीने में एक बार ब्याज मिलता है अगर आपके पास बचत अकाउंट है तो बचत अकाउंट में इसी तरीके से, अगर आपके पास आरडी एफडी अकाउंट है तो वो जो है साल के हिसाब से जुड़ जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, बैंक में जमा किए गए चेक अप्रतिष्ठित हो गए, तो ग्राहक का है ना, तो ग्राहक लिखोगे और बैंक खाता से। चलो आगे देखो 11वां और 12वां पॉइंट फटाफट देख लेते हैं, 12-13 पॉइंट है इसमें। जारी किया गया चेक, तो बैंक खाता है ना और लेनदार खाता से। इसके बाद देखो प्राप्त चेक का बेचान किया गया, तो लेनदार से, लेनदान खाता से है ना और ग्राहक खाता से। इसके बाद ये जो पॉइंट है 13 इसको देख लेते, किसी ग्राहक द्वारा सीधे बैंक में जमा की गई राशि, तो बैंक खाता में जमा हुआ है और ग्राहक खाता से, ठीक है। ये अभी आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ नहीं आ रहा होगा, तो जो एग्जाम्पल देखेंगे उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो अब ये टॉपिक दिया था इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बताने लायक ही नहीं है टॉपिक, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल देख के इन सारे टॉपिकों को समझ सकते थे। ये एग्जाम्पल के थ्रू अब आपको स्पष्ट सिखाएगा और समझाएगा। एक और टॉपिक बचा हुआ है ना, 14वां टॉपिक भी देख लो। बैंक द्वारा व्यापारी की ओर से सीधा भुगतान कह रहा है, तो भुगतान जैसे किस्त बीमा उमा को देते हो तो एग्जाम्पल लेके बीमा दे दिया, बीमा किस्त और कहाँ दे रहे हो, बैंक खाता से, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक उदाहरण है, तो इस उदाहरण को देखो, ये 8वां उदाहरण है। ये जो है जितने भी घटना है ये सन 2000 का है और ये अप्रैल का है, अप्रैल माह का, तो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक के दिया हुआ है, जिसमें देखो बैंक में स्थाई जमा मतलब एफडी की बात कर रहे हैं ना, एफडी 20,000 रुपया और चालू खाता में 25,000 रुपये जमा किए कह रहा है। फिर माल खरीदा और चेक द्वारा भुगतान का है 2,000 रुपया। फिर सुनील को माल बेचा और चेक मिला, वह बैंक में जमा किया 1,200 रुपया। फिर सुनीता को माल बेचा और चेक में मिला कितना, 700 रुपये। सुनीता का चेक बैंक में जमा किया, सुनील का चेक अप्रतिष्ठित हो गया, मतलब समय या निर्धारित हो गया, ऐसा आप कह सकते हो ना, उसके बाद लगा इस प्रकार से। तो कार्यालय व्यय हेतु 1,000 रुपये तथा निजी उपयोग होते हेतु 500 रुपये बैंक से निकाले कह रहा है। बैंक ने अनुपंगिक है या अनुसंगिक है यार, अनुसंगिक होगा, वह 20 रुपये लगाए। सतीश को वेतन 500 रुपये चेक द्वारा दिया, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या बनाएंगे, प्रविष्टि, पंजी प्रविष्टि बनाते हैं, ठीक है। अब दोनों लैंग्वेज में है, ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी, आप देख सकते हो, जो भी लैंग्वेज आपको अच्छा लगता है आप उस लैंग्वेज में आप इसके लिए पंजी प्रविष्टि बना सकते हो। तो मैं आपको हिंदी में बताते चल रहा हूँ ना, अंग्रेजी में रहता है तो मैं आपको हिंदी में बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे पहले से ही हिंदी में दिया हुआ है और अंग्रेजी वाला भी है, तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी वाला ही बताऊँगा, ठीक है। चलो देखो, अगर ये अंग्रेजी में होता तो मैं आपको हिंदी में भी बताता कि ये हिंदी में क्या कहना चाह रहा है, तो आपको पता चल गया है। आप अगर हिंदी में बनाना चाहो तो हिंदी में बना सकते हो, अंग्रेजी में बनाना चाहो तो अंग्रेजी में बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये दिनांक को प्रदर्शित करेगा, है ना, 1 तारीख का जो घटना हुआ है उसको देख लेते हैं। 1 तारीख को क्या हुआ है, देखो नीचे में लिख दिया है कि जो 1 तारीख को हुआ है ये हमेशा नीचे में लिखना होता है, आपको पता है ना। क्या हुआ था, स्थायी जमा खाता हुआ चालू खाते में जमा किया, कितना जमा किया, सबसे पहले हमने पढ़ा था तो 20,000 25,000, 20,000 एफडी में जमा किया था ना। तो देखो यही एफडी है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपको लिखना है, ठीक है। एफडी ऐसे भी लिख सकते हो और फिर एसी ऐसे अंग्रेजी में लिख सकते हो, ठीक है। अंग्रेजी अगर उपयोग करना चाहोगे तब तो स्थायी जमा खाता को हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, तो इस तरीके से एफडी इस तरीके से अंग्रेजी में लिख के एसी लिख सकते हो। कितना जमा कर रहा है, 20,000, है ना। 20,000 जो किस जगह पे रहेगा, डेबिट की ओर रहेगा कि क्रेडिट की ओर, डेबिट की ओर, है ना। तो डेबिट DR है, ये डेबिट है और ये CR को प्रदर्शित करेगा, क्रेडिट को। तो डेबिट राशि और एक है क्रेडिट राशि, मतलब डेबिट अकाउंट एक क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया, 20,000 कर रहे हैं, ठीक। अब 25,000 रुपये भी ये जमा कर रहा है। 25,000 रुपये का किस साइड में जमा कर रहा है, 25,000 जो जमा कर रहा है
ये चालू खाता में। तो यहाँ पे ये जो बैंक खाता दिया है इसको आप चालू खाता लिख सकते हो। ठीक है, चालू खाता लिख सकते हो। अगर बैंक खाता, देखो सिंपल जो हम लोग खाता यूज करते हैं उसको हम अपना बैंक अकाउंट ही कहते हैं, इसलिए बैंक खाता यहाँ पे लिख दिया है। जैसे आपका चालू खाता हो या चाहे आपका बचत खाता हो, दो ही खाता है जिसका हम हमेशा उपयोग कर सकते हैं। चालू खाता में अनलिमिटेड बार हम लेन देन कर सकते हैं, बचत खाता में हम लिमिट है उसमें, है ना, तो एक लिमिट के हिसाब से हम उसमें लेन देन कर सकते हैं। लेकिन दोनों जो खाता है बैंक में जाके आप आसानी से पैसा निकाल सकते हो, जमा कर सकते हो, बचत खाता और चालू खाता में। इसलिए उसको बैंक खाता आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपका जो मेन खाता है वो बैंक खाता है। आप ये नहीं कहोगे कि मेरा ये चालू खाता है, ये मेरा बचत खाता है। जब आपसे पूछा जाएगा तभी आप कहोगे, है ना। तो हम ये कहेंगे कि ये चालू खाता है, तो चालू खाता में आप जमा कर रहे हो तो आप उसे बैंक खाता भी बोल सकते हो। अंग्रेजी में जब आप इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, अकाउंट, है ना, अकाउंट लिख सकते हो। तो अंग्रेजी में आप इसे बैंक अकाउंट लिख सकते हो। ठीक है, अंग्रेजी में जब आप लिखोगे तो बैंक फिर AC इस तरीके से लिख सकते हो अंग्रेजी में। समझ में आ गया। जब आप अंग्रेजी में बनाना चाहोगे तब की बात है, बाकी मैं पूरा हिंदी में बताते चलूँगा। एक यही पॉइंट बस है अंग्रेजी में बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितना जमा कर रहे हैं, 25,000 रुपये। मतलब मेरे पास नोट की गड्डी है तो नोटों की गड्डी को मैं लेकर जा रहा हूँ। तो समझ जाओ कि कोई चीज़ मैं अगर खरीद रहा हूँ, नोट की गड्डी है, तो इस प्रकार से अगर हमारे पास राशि है तो हमेशा कौन से रहेगा, डेबिट अकाउंट में रहेगा। अब ये जमा होके कहाँ जा रहा है, मेरे खाता में। तो खाता को हम क्या कहते हैं, मेरे पास पैसा बढ़ रहा है मतलब क्रेडिट अकाउंट की ओर जाएगा। तो ये 25 और 20,000 दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा, 45,000। तो डायरेक्ट कितना जमा हो गया, 45,000 जमा हो रहा है। ठीक है, चाहे वो आपका स्थायी जमा खाता हो चाहे वो आपका बैंक खाता हो, है ना। क्लियर हुआ 1 तारीख वाला। आगे देखो 4 तारीख पे आते हैं, फटाफट अब बनाते हैं सारे को। 4 तारीख में देखो क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, माल खरीदा हुआ चेक द्वारा भुगतान कर रहा है। माल खरीदा है, खरीदने को हम क्या कहते हैं, क्रय करना, है ना। खरीद रहा है मतलब क्रय कर रहा है। माल खरीदा भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो माल खरीदा लिख सकते हो, या फिर उसे हम क्रय खाता कह सकते हैं ना। माल खरीदा अकाउंट, अंग्रेजी में आप कह सकते हो उसे परचेस, है ना, परचेस अकाउंट। या फिर माल को हम क्या कहते हैं, गुड अकाउंट। गुड मतलब नहीं, माल खरीदा मतलब गुड अकाउंट, हाँ। और क्रय कह रहा है परचेस अब अकाउंट, इस तरीके से अंग्रेजी में आप कह सकते हो ना, बिल्कुल। पर यहाँ पे हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, तो हिंदी जैसे अंग्रेजी में रहता है तो हम आपको उसका अर्थ हम हिंदी में बताते रहते हैं। ठीक है, तो समझ जाओ कि यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ले रहा हूँ, लेकिन हिंदी को मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बैंक खाता से कह रहा है, तो बैंक खाता से मतलब बैंक अकाउंट से। ठीक है, तो ये देखो जब परचेस किए 2,000 का किए, और 2,000 कहाँ पे लिखोगे आप, क्रेडिट के साइड में भी लिखोगे। क्लियर है। ठीक है, 7 तारीख को देखो, माल बेचा चेक मिला जिससे बैंक में जमा किया। तो माल जैसे बेच रहा है ना, तो बेच रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, चेक मिला। ठीक है, अब उसको बैंक में जमा करना है। तो भैया बैंक अकाउंट में जमा करने जा रहे हो ना, तो बैंक अकाउंट में तो बैंक खाता लिखोगे। पहले कितना जमा करोगे, 1200 रुपये। चेक जो है आपका नगद नोट है, समझो अभी नगद गड्डी जो है उसके हिसाब से, क्योंकि आपको वो पैसा मिला नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, जमा करोगे। तो कहाँ जमा करोगे, अपने क्रेडिट साइड में, है ना, आपके क्रेडिट साइड में। तो देखो विक्रय खाता में क्या हो जाए, जमा। क्रय मतलब बेचना, विक्रय मतलब क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। तो बेचना जो है हमेशा क्रेडिट के साइड में रहेगा, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। इसके बाद अगला डेट देखो, 12 तारीख को क्या हुआ था भाई घटना। 12 तारीख को माल नगद बेचा, भुगतान चेक से मिला। माल नगद बेच रहे हैं तो नगद बेच रहे हैं तो रोकड़ खाता, है ना। और बेचने के बाद, बेचने की जिक्र हुआ है, बेचने का जिक्र हुआ है, इसके लिए विक्रय खाता बनेगा। ठीक है, 18 तारीख को देखो क्या हुआ है, सुनीता से प्राप्त चेक बैंक खाता में जमा किया। कितना जमा करा, 700 रुपये। बैंक खाता आप लिखोगे और क्या लिखोगे, रोकड़ खाता से, है ना, रोकड़ खाता से आप लिखोगे। फिर सुनील का चेक अप्रतिष्ठित हो गया। अप्रतिष्ठित मतलब बेकार हो गया कह सकते हो। ठीक है, चेक बेकार कब हो जाता है, जो डेट दिया रहता है उस डेट तक के आपको चेक को लगाना होता है। अगर उस डेट में चेक को आप नहीं लगाओगे तो वो चेक बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक बेकार हो गया कह रहा है। तो कितने रुपए का चेक बेकार हुआ है और किसका चेक है, तो सुनील का, है ना। तो सुनील लिखोगे, 1200 रुपये का चेक बेकार, तो बैंक खाता से। तो बैंक खाता में भी कितना करोगे, 1200 रुपये, क्योंकि 1200 रुपये ना तो अब उसको मिला ना तो उसको मिला। मिलना किसके था, क्रेडिट वाले को भी मिलना था, और ये जो बेकार हुआ है ये कितना है, डेबिट को, इसलिए दोनों पक्षों में इसको लिखना पड़ रहा है। इसके बाद देखो 25 तारीख को क्या हुआ था,
कार्यालय व्यय तथा निजी उपयोग हेतु बैंक से नगद निकाला। कितना निकाला भाई बैंक से? बैंक से 1000 रुपया निकला है और 500 रुपया निकला है ना, रोकड़ के रूप में प्राप्त हुआ है और आहरण, ठीक है, रोकड़ और आहरण इस तरीके से लिखोगे। और अंतिम में बैंक खाता में भी क्या करो, दोनों को जोड़ के क्रेडिट अकाउंट में 1500 रुपया लिख दोगे। ठीक है, देखो 1500 रुपया जो घटना ये साइड हो रहा है उतने ही क्या होगा इस साइड भी होगा, दोनों साइड बराबर बराबर होता है, ये तो आपको पता है ना, तो दोनों साइड हम करेंगे। फिर 27 तारीख को देखो बैंक व्यय खाता बैंक ने अनुषंगिक व्यय के प्रभारी किए, तो क्या हुआ है, व्यय के लिए प्रभारी किए, तो व्यय खाता है ना, व्यय खाता और एक बैंक खाता, तो 20 रुपये का है, तो 20 रुपये मान लो एक प्रकार से कह सकते हो ब्याज मिला कह सकते हो, 20 रुपये ब्याज भी मिला इस तरीके से, क्योंकि कम राशि है। तो बैंक ने अनुषंगिक व्यय के प्रभारित किए, मतलब काटा गया कह सकते हो। बैंक ने जैसे मैसेज चार्ज काटते हैं ना, उस तरीके से 20 रुपये समझो कि यहाँ पे चार्ज काटा है, एटीएम चार्ज काटते हैं तो इसी प्रकार से है, तो इसलिए बैंक व्यय खाता हो गया। और कहाँ से कटा? बैंक खाता से। तो क्रेडिट और दोनों के साइड में आपको करना है। इसके बाद देखो सतीश को वेतन चेक से दिया, सतीश को वेतन चेक से दिया, तो वेतन चेक से दे रहा है तो वेतन खाता है ना कितना 500 रुपया और बैंक खाता में 500 रुपया, ठीक इस तरीके से। अब टोटल कितना होगा, तो टोटल दोनों के साइड को आपको क्या करना है, ये इतना जितना ट्रांजेक्शन हुआ है उन सबको लेके आना है, डेबिट के साइड में जोड़ना है और इन यहाँ से जो क्रेडिट के साइड है उनको भी लेके आना है। तो टोटल जो हो रहा है टोटल 52,820 और 52,820 दोनों के साइड में रहेगा। तो इस तरीके से आपका 8वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया और 9वां 10वां 11वां 12वां इस तरीके से 14 तक की एग्जाम्पल है, पर मैं आपको आगे की एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा। बाकी जो एग्जाम्पल है जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही सेम टू सेम बनना है, बुक को देखना और समझना, ठीक है। बहुत सरल सरल टॉपिक है, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में है अंग्रेजी में है, आप जिसका उपयोग करना चाहो उसका आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं इस अध्याय को मैं पूरा कंप्लीट मानता हूँ, ठीक है, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद डायरेक्ट आपका जो 5वां अध्याय उसको हम क्या करेंगे, शुरू करने वाले हैं।